हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आप जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट जो है वो हमने स्टार्ट कर रखी है और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपको साथ साथ एक यूनिट जो है वो और कवर करवा दी जाए। एक तो मैं बीच में ले लूंगी आपकी एक मनी एंड बैंकिंग की मैराथन 2 से 3 क्लास में वो कवर करेंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि माइक्रो या मैक्रो से जो है वो आपकी जो है वो स्टार्टिंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, पर एक यूनिट आपको 12 क्वेश्चन कम से कम जो है वो पूछे जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को, दोनों में से किसी एक यूनिट को हम जो है वो साथ के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। ठीक है। सो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपनी एक नई थ्योरी जिसका नाम क्या है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी थी? ये पर्टिकुलर जो आपकी थ्योरी है वो दी थी किसने? हार्वे लिविंगस्टन ने। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में कि ये जो थ्योरीज हैं वो किसने दी थी। चाहे मैचअप में आ सकता है, चाहे आपका वन लाइनर में आ सकता है। तो हार्वे लिविंगस्टन की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। और हम इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, डायग्राम के साथ करेंगे। ओके। देखो, हार्वे लिविंगस्टन ने जो अपनी थीसिस बताई है वो किसके लिए बताई है? फॉर द यूडीसीज, दैट इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान रखना, हर एक थ्योरी में आप ये चीज अंडरलाइन करना फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से हमारी फर्स्ट क्लास हुई है, कि किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने किस इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, किस इकोनॉमी के लिए अपनी पर्टिकुलर थ्योरी जो है वो बताई है। डीप डाउन अगर आप हर एक थ्योरी को अच्छे से समझोगे तभी आप डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ओके। सो हार्वे लिविंगस्टन ने अपनी डेवलप की थीसिस किस पे? अंडर डेवलप कंट्रीज पे। और बोला कि ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज है, इनका एक स्पेशल फीचर है। और स्पेशल फीचर क्या है? दैट दे आर सराउंडेड विद विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और ये पर्टिकुलर चीज जो है हमेशा ऐसी इकोनॉमी को किस पे रखती है? एक लो पर कैपिटा इनकम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है। हमेशा इस इकोनॉमी को कैसे रखते हैं? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की वजह से हमेशा ये इकोनॉमी के स्टेट में रहती है, हमेशा लो पर कैपिटा इनकम इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहती है। द वे आउट ऑफ दिस, उन्होंने इस चीज को कि हम इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमें क्या जरूरत है, इसी चीज को इन्होंने बताया है कि हमें जरूरत है एक क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, और एक मिनिमम एफर्ट की। एक इंपॉर्टेंट और एक मिनिमम की, इतना मिनिमम एफर्ट इकोनॉमी में होना चाहिए जो क्या कर सकता है? पर कैपिटा इनकम को क्या कर सकता है? राइज कर सकता है, उस लेवल पे तक राइज कर सकता है जिस लेवल तक इकोनॉमी जो है कहाँ चली जाए? सस्टेन्ड डेवलपमेंट में चली जाए। इस इकोनॉमी को हम जो है वो उसमें इस इकोनॉमी में हम एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट करके लो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और इकोनॉमी को किस में लेके आ सकते हैं? एक सस्टेन डेवलपमेंट में मेंटेन कर सकते हैं। इस ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए इकोनॉमी को बैकवर्डनेस से डेवलप्ड कैसे बनाना है, ये और उसे कैसे स्टेडी, उसमें कैसे स्टेडी और सेकुलर ग्रोथ जो है वो लेके आनी है, ये पर्टिकुलर किसने कहा? हार्वे लिविंगस्टन ने अपनी थ्योरी में कहा। और इन्होंने कहा कि ये नेसेसिटी है, ये एक सिर्फ सफिशिएंट बात नहीं है, ये नेसेसिटी है कि हमें इकोनॉमी को एक स्टिमुलस ग्रोथ की चाहिए, जरूरत है। इकोनॉमी में एक स्टिमुलस ग्रोथ की क्या है? रिक्वायरमेंट है। और वो ग्रेटर देन एक सर्टेन मिनिमम साइज से, एक सर्टेन मिनिमम साइज से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, जब इकोनॉमी किस में जा सकती है? एक स्टिमुलस ग्रोथ जो है इकोनॉमी में आ सकता है। क्लियर है? इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लिविंगस्टन ने काम किस पे किया था एक्चुअली में। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, हर एक इकोनॉमी में क्या होते हैं? हर एक इकोनॉमी में शॉक्स होते हैं, हर एक इकोनॉमी को शॉक से गुजरना पड़ता है, और हर एक इकोनॉमी में क्या होते हैं? स्टिमुलेंट होते हैं, मतलब उस इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज भी है। और उस इकोनॉमी में शॉक भी जो है वो हमें देखने पड़ते हैं। शॉक का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम को क्या कर दे? शॉक होगा तो पर कैपिटा इनकम को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे इनिशियली। जबकि स्टिमुलेंट का मतलब क्या है? कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा एफर्ट जो इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम को क्या कर दे? राइज कर दे, वो होता है आपका स्टिमुलेंट। तो कुछ कंट्रीज है अंडर डेवलप्ड, इस मैग्नीट्यूड की वजह से स्टिमुलेंट स्मॉल हो और शॉक ज्यादा हो। अगर इकोनॉमी में स्टिमुलेंट ज्यादा है
और शॉक कम है तो इकोनॉमी क्या कर जाएगी, ग्रो। लेकिन अगर इकोनॉमी में शॉक ज्यादा है और स्टिमुलेंट उस इकोनॉमी में कम है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो उस इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो अंडर डेवलप रहेगी। और ये कब हो सकता है, जब आपके इनकम रेजिंग फैक्टर्स, जिनकी वजह से आपकी इनकम जो है वो रेज हो रही है, वो किससे ज्यादा हो, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स से ज्यादा हो, जो इनकम को डिप्रेस करते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट आगे इनकम रेजिंग फैक्टर है एक तरीके से। तो अगर आपके इनकम रेजिंग फैक्टर्स ज्यादा हैं, किससे, आपके इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स से, तो क्रिटिकल मिनिमम एक रीच हो पाएगा और इकोनॉमी जो है किस पे चली जाएगी, एक डेवलपमेंट के पाथ पे चली जाएगी। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है हार्वे लिविंगस्टन ने। ओके, आगे हम इस थ्योरी में समझते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ऑथर है उन्होंने क्या बोला कि ग्रोथ एजेंट्स हमारे एक सेकेंड, कि हमारे ग्रोथ एजेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे। देखो, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस इस एग्जिस्टेंस पे है कि हमें कुछ क्या चाहिए, हमें एक सर्टेन फेवरेबल कंडीशन चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्टेन फेवरेबल इकोनॉमी में क्या चाहिए, हमें कंडीशंस चाहिए कि इकोनॉमी क्या कर जाए, आगे ग्रो कर जाए। ठीक है, तो हमें किस पे ध्यान देना है कि हमारे वो फैक्टर्स जो हमारी इनकम को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, हायर देन हमारे इनकम इंक्रीजिंग फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी में ज्यादा हो, रादर देन हमारी इकोनॉमी में इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं वो क्या हो, कम हो। ठीक है, और डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं किसकी वजह से, बाय द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट्स, की हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एजेंट्स क्या क्या हैं, उन्हें अगर हम एक्सपेंड कर दें तो वो ही चीज हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। ओके, और ये पर्टिकुलर जो अब ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो थ्योरी है बेस्ड किस पे, इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। किस रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि तीन फैक्टर्स में क्या है, रिलेशनशिप है। पर कैपिटा इनकम में रिलेशन है, पर कैपिटा इनकम में रिलेशन है, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में, और इन्वेस्टमेंट में, इन तीनों में रिलेशन है। और ये तीनों रिलेशन जो है ये डिफाइन करेंगे, इन तीनों का रिलेशन डिफाइन करेगा कि इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो क्या बोला इन्होंने कि कुछ क्वांटम ऑफ कैपेसिटीज हैं जो पॉपुलेशन में हैं, जो हमारी ग्रोथ को, पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो उस चीज पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। टिपिकल जो ग्रोथ एजेंट्स इन्होंने बोले वो कौन कौन से हैं हमारे ग्रोथ एजेंट्स, इनके हिसाब से एक तो है आपका एंटरप्रेन्योर, जो आपका क्या है, ऑनर है। एक है आपका इन्वेस्टर, जो इकोनॉमी में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। एक है आपका सेवर, जो इकोनॉमी में सेव करेगा। और एक है आपका इनोवेटर, जो इकोनॉमी में क्या करेगा, इनोवेट करेगा। तो टिपिकल ग्रोथ एजेंट्स कौन कौन से हो गए, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर और फिर सेवर। और यही ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक्टिव रिजल्ट किसकी वजह से, किसी तरीके से आपकी क्रिएशन हो, किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की, आपकी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्रिएट हो, वो रीजन हो सकता है। आप वो रीजन होगा आपकी ग्रोथ का, आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज हो किसका, इन स्टॉक ऑफ नॉलेज, आपकी इकोनॉमी में नॉलेज जो है उसका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो। एक्सपेंशन हो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स का, आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं उसका क्या हो, एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव स्किल्स आपकी इकोनॉमी में बढ़े। इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें अगर आपकी इकोनॉमी में बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो ये चीज आपके ग्रोथ एजेंट की तरह, ग्रोथ एजेंट्स ये सारे काम करेंगे और आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। ओके, अब ग्रोथ एजेंट्स की बात हो गई। फिर इन्होंने बात की इंसेंटिव्स की। इकोनॉमी में क्या है, इंसेंटिव्स हैं। कैसे इंसेंटिव्स हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, वेदर और नॉट, वेदर मतलब लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग, इंग्लिश में नहीं बता रही, मतलब बायलैंग्वेज रहेगी क्लास इसलिए। देखो, लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग वेदर और नॉट, अगर ग्रोथ एजेंट्स एक्सपेंड करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ एजेंट तो बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, लेकिन ये ग्रोथ एजेंट बढ़ते किस हिसाब से हैं कि आउटकम हमें क्या मिलेगा। जब मुझे ये पता हो कि मेरा ये एग्जाम क्लियर करने से मेरा ये आउटकम है, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा या मुझे क्या मिलेगा, तभी तो मैं उस चीज पे काम करूंगी।
या आप करोगे उसी चीज पे काम करोगे। तो यही चीज है कि इन्होंने बोला कि एंटिसिपेटेड आउटकम्स क्या होंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होंगे। तो इंसेंटिव चाहिए हमें हमेशा फर्दर एक्सपेंशन का, या इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हमें हर चीज से देखना पड़ेगा कि हमारी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, हमें उस एक्टिविटीज के क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में ग्रोथ की। तो इन्होंने दो तरीके के इंसेंटिव के बारे में बात की कि इकोनॉमी को दो तरीके के इंसेंटिव मिलते हैं। एक तो होता है आपका जीरो सम इंसेंटिव, कि आप काम करें उससे कोई आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो हो गया आपका जीरो सम इंसेंटिव। मतलब ऐसी चीज जो आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज ना करे, काम कर रहे हो लेकिन उसे नेशनल इनकम में इंक्रीज नहीं हो रहा, बट इनका सिर्फ क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट है कि एक क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट आ रहा है इकोनॉमी में, लेकिन नेशनल इनकम इससे इंक्रीज नहीं हो रही है। दूसरा इन्होंने बोला एक पॉजिटिव सम इंसेंटिव होता है इकोनॉमी में, और पॉजिटिव सम इंसेंटिव की वजह से क्या होता है, इट विल लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, और अपेरेंटली एक पॉजिटिव सम एक्टिविटी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इकोनॉमी में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों चीजों में फायदा है। जीरो सम एक्टिविटी से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि अमीर गरीब में जो गैप है वो कम हो जाए, लेकिन उससे नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो कंडीशंस क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, कि एंटरप्रेनर्स जो है वो मोस्टली एंगेज्ड किस में होते हैं, जीरो सम एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसे नेशनल इनकम में इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ऐसे काम करने का फायदा क्या है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेनली जो एंटरप्रेनर हैं दे आर इंडल्ज इन जीरो सम एक्टिविटीज। ये क्या कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हमें मोनोपोलिस्टिक पोजीशन मिल जाए, इस तरीके से काम करें, या फिर पॉलिटिकल पावर के लिए काम किया जा रहा है कि हमें जो है पॉलिटिकल पावर मिल जाए, या सोशल प्रेस्टीज हमारी हो, सोसाइटी में हमारी इज्जत हो, इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज जिससे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक पोजीशन बढ़े, ये चीजें आपके एग्रीगेट रिसोर्सेज में कोई एड ऑन नहीं करेंगे कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए, सोशल प्रेस्टीज के लिए काम कर रहे हो। स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज होती हैं ये हमारी सेविंग्स को यूटिलाइज नहीं करती। आप सोचो कि सट्टा लगा के अगर आप पैसा जीत जाओगे, ड्रीम 11 में पैसा लगा के जीत जाओगे, तो नहीं, ये आपके स्केयर्स रिसोर्सेज को सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये आपके स्केयर रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, आपके एंटरप्रेन्योरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली ये जो एक्टिविटीज हैं जो आपकी नेट सेविंग्स में आप यूज भी कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि ये सोशल वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड करे। आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि सोशल वैल्यू में कुछ ऐड ऑन करे। बट ये जो आपकी एक्टिविटी है ड्रीम 11 टाइप एक्टिविटी कि आपने जो है स्पेकुलेशन करके पैसा कमाने के बारे में सोचा है, तो ये चीजें जीरो वैल्यू ऐड करती है किसमें, सोसाइटी में, नेशनल इनकम में। या तो जीरो या फिर बिल्कुल ना के बराबर कोई वैल्यू जो है वो ऐड होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जीरो सम एक्टिविटी आपकी रियल इनकम में कोई भी एड ऑन नहीं कर रही है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी। सिंपली अगर आप पॉजिटिव सम एक्टिविटी करोगे तो आपकी इकोनॉमी में क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। और यही पॉजिटिव सम एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर इकोनॉमी में पॉजिटिव सम एक्टिविटी हो रही है तो यही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमी में उसी तरीके ये इन एक्टिविटीज को करने से क्या हो सकता है, सिर्फ इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एंटरप्रेनर आप मतलब एंटरप्रेनर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एंटिसिपेशन देखता है कि मुझे उससे क्या प्रॉफिट होगा। ये सोच के काम जो है अगर वो कर रहा है कि वो आगे के बारे में सोचे कि मेरे इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, क्या ये जनरेट करेगा नेशनल इनकम में, कुछ ना कुछ ऐड करेगा इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ जनरेट करके देगा वैल्यू, सोशल वैल्यू बढ़ाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉजिटिव सम एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर ये डी जनरेट कर रहा है, ठीक है, और कोई नेट ग्रोथ आपको इकोनॉमी में नहीं दिखती, तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, वो पार्ट बन जाते हैं जीरो सम एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं। तो देयरफॉर नेसेसरी है ऐसी इकोनॉमीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, कि आपके पास क्या हो, आप लोगों को फोर्स कर सको एक मिनिमम एफर्ट करने के लिए, या फिर और मिनिमम एफर्ट करना बहुत जरूरी है कि आप उसे तभी एक बड़ा चेंज इकोनॉमी में, एक वास्ट चेंज जो है वो ला सकते हो, अगर आप एक मिनिमम एफर्ट करो। कम से कम एक मिनिमम एफर्ट करने की तो जरूरत सबको है, बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो।
ठीक है. So therefore it is very necessary to do some minimum effort which is sufficiently very important to increase or to do a vast change in environment or the economic or for the economic development. But if we asked in case of underdeveloped countries, underdeveloped economies की बात करें तो कुछ ऐसे influence होते हैं जो इकोनॉमी को डिप्रेस करते हैं. डिप्रेसिंग फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं. इकोनॉमी को क्या, पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं, कम करते हैं. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कहाँ पे, अंडर डेवलप कंट्री में. और वो फैक्टर्स रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पहले भी आ चुका है और अभी भी आ सकता है. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. सबसे पहला कि यहाँ पे जो एंटरप्रेनर हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, जीरो सम एंटरप्रेनर एक्टिविटीज. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट नहीं हो पाती है, जीरो सम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. दूसरा क्या है कि कंजर्वेटिव एक्टिविटीज हैं, कंजर्वेटिव सोच होती है ना, कंजर्वेटिव एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी और चाहे अनऑर्गेनाइज लेबर की, वो लेबर की, ठीक है, लेबर की कंजर्वेटिव एक्टिविटीज है. मतलब दे आर अगेंस्ट द चेंज, बदलाव नहीं चाहते, जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए. नई टेक्नोलॉजी आ गई तो धरना प्रदर्शन करना शुरू हो जाएगा, प्रोटेस्ट का होना शुरू हो जाएगा कि हम नहीं जाएंगे, नई चीजों के साथ हम नहीं सीखेंगे उन्हें. ये जो है, ये चीजें जो है हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. तो कंजर्वेटिव जो नेचर है, रेजिस्टेंस है टू न्यू नॉलेज, हमें कुछ सीखना ही नहीं है आगे, जो हमारा चलता हुआ आ रही है हमें वही चीज रखनी है, हमें कहीं कोई नई नॉलेज जो है वो लेनी ही नहीं है. ये एक प्रॉब्लम है. नए आइडियाज हमें चाहिए ही नहीं, हम क्लासिकल अपने जो ओल्ड स्कूल में सीख चलते हुए आ रहे हैं हम उसी में ही खुश हैं, हमें आगे कुछ नया सीखना ही नहीं है. ठीक है. इंक्रीज इन एसेंशियली द नॉन प्रोडक्टिव कॉन्स्पिशियस और पब्लिक कंजम्पशन जो होती है ना, मतलब आप ऐसे रिसोर्सेज पे वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो जरूरी ही नहीं है, आप उस जगह अपने रिसोर्सेज को जो है वो वेस्ट कर रहे हो. एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन वेस्टफुल एक्टिविटीज. हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल इसको वेस्ट की तरह यूज कर रहे हो. नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नॉन प्रोडक्टिव कॉन्स्पिशियस कंजम्पशंस में, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्स्पिशियस का मतलब कि इन एक्टिविटीज में क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो. पॉपुलेशन की ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, कि वो एक डिप्रेशन की तरह, इनकम डिप्रेसिंग की तरह काम करता है. पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूअसली, आपकी लेबर फोर्स ग्रोथ इससे इफेक्ट होती है. यहाँ पे हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रॉब्लम है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, हमें कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ती है और हमें उतना आउटपुट जो है वो नहीं मिलता है. तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन सबको ओवरकम करने के लिए, इन इन्फ्लुएंसेस को ओवरकम करने के लिए इकोनॉमी जो बैकवर्डनेस की स्टेट में चल रही है, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर सकती है. और इसके लिए आपको क्या जरूरत है, जो हमारी पर्टिकुलर थ्योरी का नाम है वही चीज हमारी जरूरत है, दैट यू नीड सफिशिएंटली अ लार्ज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. सफिशिएंटली लार्ज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की रिक्वायरमेंट है टू सस्टेन ए रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ. एक रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ के लिए, एक रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ अगर आपको मेंटेन करके रखना है, यू नीड अ लार्ज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट टू increase the per capita income, to increase the level of saving, to increase the level of investment. per capita income increase करने के लिए, सेविंग को इंक्रीज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, एंड देन इट वुड लीड टू क्रिएट अ सफिशिएंट स्कोप और एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट्स. ग्रोथ एजेंट्स आपकी इकोनॉमी में जो है वो इंक्रीज होंगे. एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट्स, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट कैपिटल, कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका इससे डिक्लाइन होगा. आपके जो फैक्टर्स आपने लगाए हैं वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, इन ग्रोथ. ठीक है. एक सोशल और एनवायरमेंटल चेंज आएगा पूरी इकोनॉमी में, एक सोशल सोसाइटी में, और एक एनवायरमेंटल कंप्लीट चेंज आएगा किसमें, आपकी इकोनॉमी में. कंडीशंस चेंज होंगी, सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगा, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा फर्दर आपकी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में. इन चीजों में भी क्या होगा,
फर्दर एक्सपेंशन जो है वो इकोनॉमी में होगा। और जो डेवलपमेंट एटमॉस्फेयर का क्रिएट होगा ना, वो आपकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके से आपकी इकोनॉमी को जो है वो फर्टाइल बनाएगा। वो उस चीज को जो है, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, अगर बाकी चीज ग्रोथ एजेंट्स आपके अच्छे से काम करने लग जाए तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी में बन नहीं सकती। ठीक है, एक सेकेंड बस चार्जिंग में लगा। यस, सो अब हम जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस जो हार्वे लिविंगस्टन ने दी है, इस पर्टिकुलर थ्योरी में हम ये देखेंगे कि इन्होंने इस चीज को एक डायग्राम से किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। ओके, डायग्रामेटिकली इनकी क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो रही है। एक सेकेंड रुकना, बस एडजस्ट कर ले। यस, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती ना, नहीं स्ट्रेट लाइन बनने का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। यस, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डायग्राम। हम y एक्सिस पे क्या लेंगे, हम लेंगे y एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइंस। y एक्सिस, x एक्सिस पे क्या लिया जाएगा, पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ। ओके, ये चीज जो है वो ली जाएगी। अब इस फिगर में हम एक 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे। एक 45 डिग्री की एक लाइन होगी जो क्या मेजर करेगी कि इंड्यूस, इंक्रीज और डिक्रीज, ये बराबर कि इंक्रीज और डिक्रीज, इनकम डिप्रेसिंग, इनकम डिप्रेसिंग और इनकम जनरेटिंग फैक्टर है ना, तो इंड्यूस, इंक्रीज और डिक्रीज इन पर कैपिटा जो इक्वल है हर एक पॉइंट पे, इतना ही इंक्रीज इतना ही डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद हम एक कर्व बनाएंगे। एक सेकेंड, ये सही से लाइन नहीं बनेगी ना तो कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, देखो हम एक कर्व बनाएंगे एक्सटी एक्सटी, हेलो हमने ये कर्व बनाया एक्सटी और ये एक्सटी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पर कैपिटा इनकम रेजिंग फोर्सेस, और एक ये जो हम बना रहे हैं ZT और ZT, ये आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इनकम डिप्रेसिंग के जो फोर्सेस हैं, ये इनकम जनरेटिंग के फोर्सेस हैं और ये इनकम डिप्रेसिंग के फोर्सेस हैं। ठीक है, ये चीज आप साथ साथ जो है वो नोट करते रहना। एक पेज पे इतना सब कुछ नोट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग जो कर रहे होंगे वो साथ साथ जो है इस चीज को नोट करते रहेंगे। ठीक है, एक्सटी एक्सटी आपकी क्या है, इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स, और जेटी और जेटी हमारी लाइन कौन सी है, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर की जो है ये लाइन है। ये इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस को जो है वो ये शो कर रहा है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ। यस, हमने एक पॉइंट बनाया ई। ठीक है, ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पे देखो, अब E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे ये दो फोर्सेस कहाँ आ गए, बैलेंस में आ गए। ठीक है, इनकम जनरेटिंग भी और इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स भी दोनों क्या आ गए, बैलेंस में आ गए। अगर स्टिमुलेंट रेज करता है पर कैपिटा इनकम फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम, ये O और ये E पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम से हम कहते हैं कि अगर हमारे स्टिमुलेंट फैक्टर्स जो हैं, स्टिमुलेंट जो हम स्टिमुलेंट देते हैं, एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो उससे हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज करेगी, और वो राइज करके जो है वो इंक्रीज होके मान लो OM तक जाएगी। ठीक है, OE से इंक्रीज होके कहां तक चली गई, OM तक वो चली गई। इनकम रेजिंग फोर्सेस जनरेट हुए और ये जनरेट करेंगे हमारी पर कैपिटा इनकम को, और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी राइज कर गई,
वो पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो राइज करके इतनी पूरी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई हमारी, इतने से यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारी इतनी पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज करी। मान लो ये n मान लिया और ये a पॉइंट मान लिया, हमारी इनकम जो है वो राइज करी किसकी वजह से, ड्यू टू दिस स्टिमुलेंट फैक्टर। हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारी इनकम जो है वो राइज कर गई, अब NA तक पहुंच गई। लेकिन इस लेवल पे हमारे जो इनकम डिप्रेसिंग के जो फोर्सेज हैं हमारे, हमारी इनकम जो है वो डिप्रेस भी तो हो रही है कहीं ना कहीं, इतनी जो है इतना ये वाली लाइन तो हमारी पूरी डिप्रेसिंग की शो हो रही है, इतने हमारे क्या हैं डिप्रेसिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये इनकम इंड्यूस इनकम जो हमारी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ये इतने फैक्टर्स हमारे क्या शो कर रहे हैं, इनकम डिप्रेसिंग को, कि इतना इनकम डिप्रेशन होगा अगर इतनी इनकम इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होगी। हमने ये कहा ना कि इतनी इकोनॉमी अगर उसको शो कर रही है ग्रोथ को, तो इतना जो है वो डिप्रेशन को शो कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो ये हमारे F और B तक हमारे जो जनरेट हुए किसकी वजह से, इस जेड की वजह से, हमारे इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स की वजह से जो हमारे ये जनरेट हुई FB जो जनरेट हुआ जेड, ये ग्रेटर देन है इनकम रेजिंग से। ये जो जितनी इनकम बढ़ी हमारी NA, उससे तो ज्यादा हमारी क्या हो गई, इनकम जो है वो क्या कर गई, डिप्रेस कर गई NA से। NA तो हमारा कम है ना और FB हमारा ज्यादा है, तो हमारे इनकम डिप्रेसिंग जो है वो ज्यादा हो गया इनकम रेजिंग फोर्सेस से, ठीक है। तो दीज विल देयरफॉर ये एक डाउनवर्ड पाथ से जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारा इनकम डिप्रेसिंग ज्यादा है और इनकम जनरेटिंग जो है वो कम है। ये अब इकोनॉमी को कहाँ लेके जाएगा, ये इकोनॉमी को अब डाउनवर्ड, एक सेकेंड, डाउनवर्ड ग्रोथ पे जो है वो लेके जाएगा। इस लाइन को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये यहां तक जाएगी ना आगे तक, एक सेकेंड, ये लाइन तो है वो आगे तक जाएगी जहां तक ये ZT और XT है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारा ये जो FB है, ये जो हमारा FB है वो ज्यादा है किससे, हमारे NA से ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब ये इकोनॉमी को कहाँ लेके जाएंगे, डाउनवर्ड, क्योंकि हमारी इनकम डिप्रेसिंग ज्यादा है और इनकम जनरेटिंग कहाँ है, तो ये इकोनॉमी को लेके गए डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड लेके गए तो A से B पे गई इकोनॉमी, B से फिर कहाँ गई, B से फिर C पे गई इकोनॉमी, फिर C से कहाँ गई, फिर इकोनॉमी कहाँ चली गई, फिर D पे चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना डायग्राम थोड़ा सा आपका गड़बड़ बन रहा है, दिक्कत है ये, और मैं चाहती हूँ एकदम अच्छे से समझाना। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, बट देखो डायग्राम बनाने में ना थोड़ा सा टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं, और मेरे पास वो चीज है नहीं कि मैं आपको स्केल से बिल्कुल मेजर करके बता सकूं, दिक्कत हो जाती है ये। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे अगर समझाना है तो एकदम सही समझाना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में ना रहे। हमने एक 45 डिग्री की लाइन बनाई, ये तो हमारा क्लियर है। उसके बाद हमने एक बनाए ZT, जो हमारे किसको शो करेगा, इनकम डिप्रेसिंग को। फिर हमने बनाया एक XT, ये हमारा किसको शो करेगा, ये हमारे इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स को शो करेगा। फिर हमने यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनाया था पॉइंट E, ठीक है। और फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे इंक्रीज हुई, हमने बोला हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे तक इंक्रीज होके कहाँ तक गई, मतलब स्टिमुलेंट हुआ और इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज करके चली गई OM तक, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में हमने ये देखा कि ये जो NA हमारी ग्रोथ हुई थी, ये NA हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी इस पॉइंट से क्या है, इनकम डिप्रेसिंग से, इनकम डिप्रेसिंग ज्यादा है, इनकम डिप्रेसिंग हमारा ज्यादा हुआ और इनकम जनरेटिंग जो है वो क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। ये हमने देख लिया। ओ शिट तुम्हें लग रहा होगा कि आ ही नहीं रहा ना, तो क्यों बता रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज जो है वो समझाने की है,
वही चीज नहीं समझाई तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? ये पूरी थ्योरी तो कोई भी समझा देगा आपको, ठीक है। पता नहीं आज का दिन ही खराब है मुझे लग रहा है। वाह वाह वाह, यही चीज करनी थी मुझे यहाँ पे। यस 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 यस, बिल्कुल सही बनाया। अब देखो हमने क्या बोला, स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों का जो है इतना टाइम वेस्ट हुआ, बट प्लीज मुझे ये समझाना था तो मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल माफ कर देना। वरना तो मैं ना एक काम भी कर सकती हूँ कि मैं बुक में से फोटो लेके यहाँ पे ऐड कर दूँ और फिर वहीं से समझा दूँ, वो मेरा मोटिव नहीं रहता है, इसलिए मैं खुद बनाती हूँ डायग्राम, ताकि आप भी जब बनाओ तो आपको चीजें समझ में आए। देखो, और पेन टैब में इतने सही से बनती नहीं है चीजें, ये दिक्कत हो जाती है। अब देखो स्टार्टिंग से हम समझते हैं। हमने एक 45 डिग्री की लाइन बनाई जो मेजर कर रहा है कि इंड्यूस इंक्रीज और इंड्यूस इंक्रीज और इंड्यूस डिक्रीज जो है पर कैपिटा इनकम वो इक्वल है हर एक पॉइंट पे। ये मतलब होता है 45 डिग्री लाइन का। उसके बाद हमने एक कर्व बनाया, एक्सटी कर्व बनाया। एक्सटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पर कैपिटा इनकम रेजिंग फोर्सेस को। फिर हमने बनाया एक जेटी कर्व जो हमारी शो कर रहा है पर कैपिटा इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस को। फिर हमने यहाँ पे जब ये इक्वल हुए तो हमने एक पॉइंट बनाया, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनाया, जहां पे हमारे दोनों फोर्सेस का है बैलेंस में, ठीक है। अगर हमारा स्टिमुलस रेज करता है पर कैपिटा इनकम हमारी रेज करती है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लेवल जो हमने बनाया था, पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ ई बनाया, फिर हमारे स्टिमुलेंट हुए तो हमने एक नई ग्रोथ पे गए और हमारा पॉइंट बन गया ओ एम। अब इनकम रेजिंग फोर्सेस के कारण जनरेट हुआ पर कैपिटा इनकम हमारी जो है इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से हमारा जो एक एन ए लेवल है वो उसने जो स्टिमुलेंट हुआ उसकी वजह से हमारे जो एन ए लेवल की जो है इकोनॉमी में क्या हुई, ग्रोथ हुई। पर कैपिटा इनकम हमारा किससे इंक्रीज हुआ, एन ए लेवल से। लेकिन इस लेवल पे हमने ये देखा कि जो हमारे इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस हैं हमारे एफ और बी, ये इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस हमारे क्या है, ज्यादा है किससे, जो हमारे जेड टी की वजह से जनरेट हुए हैं ये ग्रेटर देन है हमारे इनकम रेजिंग फोर्सेस से, एक्स टी की वजह से जो जनरेट हुए थे ये एन ए। तो ये दीज विल देयरफॉर जनरेट, ये इकोनॉमी के लिए एक डाउनवर्ड पाथ जो है वो जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे डिप्रेसिंग फोर्सेस ज्यादा है और जनरेटिंग फोर्सेस कम है, तो हम जो है डिप्रेस करेंगे। हम डिप्रेस ही करेंगे क्योंकि डिप्रेस ज्यादा हो रही है इकोनॉमी। तो ए से बी और बी से हम कहाँ चले गए, हम ए बी सी डी का पाथ कवर करके हम वापस जो है वो नीचे इक्विलिब्रियम पे आ गए, ठीक है। तो अंटिल हम कहां तक जाएंगे, ई तक हम पहुंच गए, वापस ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे, और हम वापस से नीचे वाले इक्विलिब्रियम पे ही जो है वो वापस आ गए। और ये इट इज ओनली जब हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो रेस करे पर कैपिटा इनकम। अगर हम ओ ई से आगे बढ़ के अब हम इकोनॉमी को और आगे जो है वो जनरेट करें, ओ के लेवल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है सस्टेन ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो जनरेट करेगा। इनकम रेजिंग फोर्सेस जो अब हमारे जनरेट होंगे ओ के लेवल पे, वो रेस करेंगे इनकम को कहाँ पे, ये एस और ये जी, एस डी तक हम हमारी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, ठीक है। जो जनरेट करेगी एक एंडलेस पाथ एक्सपेंशन करेगी हमारे पर कैपिटा इनकम को, जो हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है फिर जी से और आगे की तरफ ही जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम बैलेंस में है ना, इनकम जनरेटिंग और इनकम डिप्रेसिंग दोनों फोर्सेस कहाँ है, इक्वल है। जेड टी और एक्स टी यहाँ पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो हमारी जो रेसिंग पर कैपिटा इनकम है ओ के लेवल तक बियॉन्ड पॉइंट जी, बियॉन्ड पॉइंट जी, जी पॉइंट से भी हम आगे बढ़ेंगे, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का केस है कि जी से हम आगे बढ़े और फिर हम और आगे बढ़े। जैसे हम यहाँ से यहाँ पे हमारे एन ए कम थे और एफ बी हमारा ज्यादा था, इनकम डिप्रेसिंग ज्यादा था, तो हम डाउनवर्ड गए, ए बी सी डी हम डाउनवर्ड गए, ठीक है, वापस इस इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब हमारे ये दोनों बैलेंस में है तो हमने एस जी एक लाइन बनाई और हमने देख लिया कि हमारी इनकम बढ़ी। तो अब इसकी वजह से, इस क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी जी से बियॉन्ड जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेगी ना, और एक्स टी की तरफ जाएगी।
तो अब हमारी रेस होगी पर कैपिटा इनकम, और बियॉन्ड पॉइंट जी एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट केस है, और यही चीज लिविंगस्टन ने नोट करी और बोला कि अगर आप दोनों को बैलेंस कर दो, इनकम डिप्रेसिंग इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स को, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे इंक्रीज होगी। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, एक मिनिमम मेमोरियम, एक मिनिमम पॉसिबल एफर्ट जो इकोनॉमी को एक सस्टेन रियल इनकम ग्रोथ पे लेके जा सकता है। इन्वॉल्व करता है कि हम एक ऑप्टिमम पैटर्न जो है एक्सपेंडिचर का और एफर्ट का अगर बनाते हैं, कि हम प्रॉपर एक्सपेंडिचर प्रॉपर एफर्ट अगर इकोनॉमी में करते हैं, तो इकोनॉमी हमारी कहाँ जाएगी, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ से आगे जो है वो बढ़ सकती है। और लिविंगस्टन ने इसी चीज को पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ भी बताया कि देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का भी उन्होंने डायग्राम देके बताया कि हम जो है अगर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को एक मिनिमम लेवल तक रखते हैं 1%, 2%, 3%, तो बायोलॉजिकली उन्होंने डिटरमाइन किया कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की होनी चाहिए ना, वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की 3 से 4% तक, 3 से लेके 4% तक होनी चाहिए। अगर हमें पॉपुलेशन अब अगर हमें ये चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है वो राइज करती रहे, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बायोलॉजिकली 3 से 4 के बीच में ही जो है वो लाई करनी चाहिए। इतनी ही ग्रोथ जो है इकोनॉमी में होनी चाहिए, अदरवाइज वो इकोनॉमी के लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये चीज जो है हार्वे लिविंगस्टन ने अपनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस में कहा। देखो ऐसा तो है नहीं कि इनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा और इन्होंने बहुत सही चीज सब कुछ ले लिया, इनोवेशन भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी, और ये भी बता दिया कि इतने एफर्ट की जरूरत है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट से भी रिलेट करता है ना, उसके बारे में इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। ये तो बता दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 से 4% के बारे में होना चाहिए, और इन्होंने ये असम्पशन भी ले ली कि हमारी जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो पर कैपिटा इनकम के साथ इंक्रीज करेगी, सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं। लेकिन पहले प्रोसेस में इन्होंने बोला कि फिर लेकिन आगे जो डिक्लाइन होगा डेथ रेट की वजह से, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये चीज है। और इन्होंने जो है स्टेट के एफर्ट, जो सरकार एफर्ट डालेगी किसके लिए, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में भी इन्होंने इस चीज को भी इग्नोर किया पूरी तरीके से। स्टेट के एक्शंस को भी इग्नोर किया कि स्टेट कैसे जो है एफर्ट करेगी बर्थ रेट को डिक्रीज करने में। जैसे कि हम जापान का अगर एग्जांपल लें, जापान जैसी कंट्री का एग्जांपल लें, तो जापान ने क्या शो किया कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री अफोर्ड कर सकती है, वेट कर सकती है पर कैपिटा इनकम के राइज करने का अबव द क्रिटिकल मिनिमम लेवल, सो दैट कि आपका बर्थ रेट भी क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए। बर्थ रेट भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे, अगर आप बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं करते, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन हो जाएगा, और ये आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, टाइम एलिमेंट को इग्नोर किया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है टाइम एलिमेंट, उस चीज को क्या किया, इग्नोर कर दिया, जो बहुत जरूरी है कि हमें सस्टेन्ड एफर्ट, हमें फंडामेंटल चेंजेस जो लेके आने हैं इंस्टीट्यूशनली, प्रोडक्टिवली, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो किस तरीके से लेके आने, टाइम का क्या मेन मोटिव रहेगा, टाइम का क्या काम रहेगा, कितने टाइम में क्या चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्स रिलेशन बताया कि पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट में, तो अगेन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिंट एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है पर कैपिटा इनकम में और आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम में और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ में, पर कैपिटा इनकम में और रेट ऑफ ग्रोथ इन टोटल इनकम, एक सेकेंड, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इनकम में एंड किस हिसाब से आपकी रेट ऑफ ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या है, उसमें एक रिलेशनशिप है। अब और दूसरी चीज इन्होंने और क्या इग्नोर किया, हाँ, तो इन दोनों के बीच में एक कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं बताया, पॉपुलेशन को ले आए। और इन्होंने क्या कहा कि लिविंगस्टन की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे फॉरेन कैपिटल का इकोनॉमी में जो है इन्फ्लुएंस होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारी इनकम पे, हमारी सेविंग पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये चीज भी नहीं बताई। ठीक है, सो इस चीज पे इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और आपने इस डायग्राम के साथ थोड़ा अपने सब्र का बांध बनाए रखा उस चीज के लिए, सो मच वेरी वेरी थैंक यू। ओके, और अगर आप कहोगे कि मैम आप डायग्राम की फोटो डाल दिया करो, हम उसी से समझ जाएंगे, तो मैं वैसे कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसमें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।